हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का, जो कि हमारा है वेव एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंदर जो आपके पहले छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको कवर करने की सोच रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका सुपर पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, जो कि आपका किसी उसमें दिखा रहे इक्वल फ्रीक्वेंसी के आएंगे, उसके बेस्ड पे दिखाने हैं। ठीक है, तो इनको हम आज करेंगे। ये जो टॉपिक्स आपके होंगे वो आपके एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड से आपको इनको शो करना होगा, राइट। तो इसी के लिए आज हम चलते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो आपको सिलेबस दिख रहा होगा यहाँ पे सेकेंड यूनिट का। ठीक है, इसके अंदर हमने सुपरपोजिशन ऑफ टू कॉलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस के अंदर आपको क्या दिखाना, लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिखाना है। ऑसिलेशंस हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका ऑसिलेशंस हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम लेके चलते हैं तो वो बीट्स का फिनोमिना दिखाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको बीट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशन। जब इनका हमें ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड्स जिससे चाहिए, तो जब हम इनको इक्वल फ्रीक्वेंसी का लेके चलते हैं, जो आप परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशन करवाते हो, तो अगर वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के हैं तो ठीक है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर के उसमें आपके अपोजिट फ्रीक्वेंसी के यानी अनइक्वल फ्रीक्वेंसी के आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लेके चलते हैं, तो उसको लिसेजियस फिगर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर भी दो ही केसेस करने हैं, इक्वल और परपेंडिकुलर। के अंदर भी आपको क्या करना है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो आपके परपेंडिकुलर चल रहे हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के एंड आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, ये दो टॉपिक करने थे। और जो आपके ऑसिलेशंस हैं, जो आपके कॉलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं, उसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का केस करना है। ठीक है, तो यानी कि टोटल 4 टॉपिक्स आपके इस यूनिट के अंदर रहेंगे जो हमें कवर करने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट सेमेस्टर में उसको पढ़ा है। अब उसके ऊपर हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करना है। हमें पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वेव है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे देखो, ये जो चीज है हमारा, जैसे सपोज आपके पास कोई भी बॉल या कोई भी चीज है, ठीक है, ये हमारे पास वेव इस तरीके का आर डिस्प्लेसमेंट टाइप का करके किसी भी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारा क्या दिखा रहा है, आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें दिखा रहा है। यानी कि जैसे आपका क्या था, वहां पे एक हमने बार पेंडुलम लिया हुआ था, एक पेंडुलम लिया हुआ है, तो वो एक बार मैक्सिमम अपना दिखाता है, फिर मिनिमम दिखाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी दोबारा मैक्सिमम उसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड रहती है, ये चीज हमें अच्छे से पता है। अब आता है सुपर पोजिशन का नाम। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी एक वेव की। अगर हम कोई दूसरी वेव लेके चले और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाएं, तो कुछ इस तरीके से सपोज मैं लेके चल रही हूँ, तो हमें इन दोनों वेव्स का क्या करना है, वेक्टर सम करके हमें एक टोटल बनाना था। तो टोटल कैसे बनेगा कि जो आपके अप है वो आपकी इंटेंसिटी को और हाई कर देंगे, और जो डाउन डाउन है वो आपकी इंटेंसिटी को डाउन में हाई कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास ये अप है ये डाउन है, तो वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। यही हमारा वेक्टर सम कहता है। तो हमें क्या करना होता है, ये हमारा क्या दे रहा था, उसका रिजल्टेंट यानी कि सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, दो वेव्स का सुपर पोजिशन दिखा रहे थे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी क्या हो गया आपका, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल आपका डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इन सबका क्या कर देंगे, हम सभी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करके हम उसका रिजल्टेंट बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस फिगर के अंदर भी शो किया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका, अगर हम कॉलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस लेके चलते हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी के लेके चलते हैं, तब क्या होगा वो हमें देखना था। ठीक है,
तो हमने सेम फ्रीक्वेंसी का इसके अंदर लेके चलना है। तो हमने दो आपके इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर सुपर पोजिशन दिखा रहे हो तो दो वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को तो लेना पड़ेगा ना टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो हम लेके चल रहे हैं आपके, एक x1 लेके चल रहे हैं, एक x2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा क्योंकि लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें आपने फॉर्म देख ली होगी कि किसी भी वेव की इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस तरीके की फॉर्म हम देते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके की वेव को कंसीडर किया है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्यों ली इस तरीके की, क्योंकि वेव की इक्वेशन ऐसी ही होती है, तो हम उसको डिनोट ऐसा ही करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो x1 है वो a1 cos ओमेगा t प्लस में अल्फा 1, जहाँ पे a1 a2 आपका क्या है, एम्पलीट्यूड्स है, और ये क्या है आपके अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आपके क्या है यहाँ पे फेजेस हैं, ठीक है। ये क्या है आपके फेजेस है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की उसमें है, ठीक है, वो हमारी क्या है आपकी बेटा कांस्टेंट उसमें है, यानी कि सेम उसमें है, तो दोनों को ही मैंने ओमेगा ओमेगा से कंसीडर कर लिया था। अब क्योंकि हमें इसके अंदर सुपर पोजिशन दिखाना है, यानी कि हमें x1 और x2 को ऐड करना है, उनका रिजल्टेंट दिखाना है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस अगर हम इसकी करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट x देके जाएगा, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट देके जाएगा। तो हमने क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका a1 cos ओमेगा t प्लस में अल्फा 1 प्लस में a2 cos ओमेगा t प्लस में अल्फा 2 आपके पास आ गया। अब अगर हमारे पास ये इस तरीके का है cos a प्लस b, हमें पता है हम इसको ओपन कर सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये जो हमारी अबव इक्वेशन थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने दोनों वैल्यूज को पुट कर रखा था, हम जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जब यहाँ पे पुट कर दिया और इनको ओपन कर दिया, तो कोई एक क्वांटिटी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पे भी है, cos ओमेगा टी यहाँ पे भी है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है मैंने इस साइड में, मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर्स थे उसको एक साइड कर दिया, और आपके जो साइन ओमेगा टी के जो कोएफिशिएंट्स आ रखे थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो ये जो आपके cos ओमेगा टी के साथ में जो कोएफिशिएंट ये जो आपके आए हैं कॉमन, a1 cos अल्फा 1 प्लस में a2 cos अल्फा 2, इसको मैंने नाम दे दिया a cos थीटा से। और यहाँ पे इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हम आगे इसको कैलकुलेट उसमें इन दोनों को भी तो कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ ये आ रहे हैं आपके टर्म्स आपके ए एंड थीटा, आगे बस ये ही दो रह जाएंगे आपके यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे a1 sin अल्फा 1 प्लस में a2 sin अल्फा 2, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, a sin थीटा का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी a cos ओमेगा t cos थीटा माइनस में a sin ओमेगा t sin थीटा, ठीक है। दोबारा से a आपका कॉमन आ रहा है, और ये cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला बन गया, तो अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ cos a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे cos a क्या था, ओमेगा टी, और बी क्या था, थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो आपका जो रिजल्टेंट वेव है उसका वो कितना हो गया, a cos ओमेगा टी प्लस में थीटा हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ a एंड थीटा को ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a एंड थीटा को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास पीछे ये दो टर्म्स आई थी आपकी, ये वाली a cos थीटा वाली और a sin थीटा वाली, इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तभी हम इन दोनों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो मेरा 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाती है। और इनको सॉल्व स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये आ जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। इसका मतलब जो भी हम यहाँ पे रिजल्टेंट उसमें लेके चलेंगे, तो वो जो मेन उसमें हमें जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट दिखा रहा है वो एंगल कितना बन के आएगा, a2 माइनस में अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1 का रिजल्टेंट एंगल बन के आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कॉस के अंदर है तो आप रिवर्स a1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 करोगे तो भी वही क्वांटिटी आने है, क्योंकि कॉस के अंदर कॉस माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको जैसे सिंपली उसमें लिखें तो प्लस का टर्म आता है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस का टर्म आता है तो यहाँ पे प्लस आता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि ये बहुत छोटा उसमें डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो हम इसको अल्फा का नाम दे सकते
सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका जो एम्पलीट्यूड था आपका टोटल उसमें, तो वो कितना हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर एम्पलीट्यूड, ठीक है, फर्स्ट वाले इसका प्लस में A2 का एम्पलीट्यूड प्लस में 2 A1 A2 cos ऑफ अल्फा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपने रिजल्टेंट जो वेव थी उसका आपने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपका ए की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, थीटा को भी कैलकुलेट करना था। तो थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस थी, देखिए ये दोनों इक्वेशंस, ये वाली और ये वाली, हम इनको दोनों को सिंपली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में इसको न्यूमिनेटर में रखिएगा, इसको डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये जो आपके निकलते हैं थीटास वाले वो टेंजेंट की उसमें दिखाने हैं आपने, ठीक है। तो टेंजेंट की उसमें साइन थीटा वाला ऊपर आना चाहिए और कॉस थीटा वाला आपका नीचे जाना चाहिए। तो ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा करना है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, A1 साइन अल्फा 1 प्लस में ए साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 cos अल्फा 1 प्लस में A2 cos अल्फा 2 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके इस तरीके से ये फैक्टर दिखा देंगे। तो ये जो टेंजेंट थीटा है, आपने यहाँ पे से थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और आपका जो ए का एम्पलीट्यूड था वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसका स्पेशल केस ले सकते हैं, क्योंकि ये अब देखो यहाँ से आपका ओमेगा तो सेम उसमें आ रहा था ना, ठीक है, जो पीछे आया था, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारी सेम थी, ठीक है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी थी, जो रिजल्टेंट ऑसिलेशन आया है वो मेरा सेम फ्रीक्वेंसी का ही था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका सुपरपोजिशन के उसमें जो केसेस बनते हैं वो हमें देखना था। फर्स्ट केस के अंदर तो हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों थे वो हमारे सेम फेज के अंदर जा रहे थे, तो डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos अल्फा था तो वो 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। तो यानी कि जो आपका अगर दो वेव्स आपके सेम उसमें जा रहे हैं तो हमें जस्ट क्या करना है, उनके एम्पलीट्यूड को एड अप करना है, तो टोटल ए आ जाएगा। अगर दोनों अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो एंगल अपोजिट जा रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, तो पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो cos पाई आ गया, cos पाई आ गया, तो cos पाई कितना होता है -1, यहाँ पे सिंपली -1 हो गया। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 क्या होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट में भी था तो स्क्वायर से वो कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, A1 माइनस A2। इसका मतलब अगर दोनों हमारे सेम फेज के अंदर जा रही हैं तो एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, तो जो साउंड होगी वो आपकी लाउडली होगी, ठीक है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, मतलब थोड़ी सी डिम सी साउंड होगी, फीबली साउंड होगी, ठीक है। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना है, इसका ग्राफिकल मेथड जो है वो समझना है। तो ग्राफिकल मेथड अगर हम इसका करेंगे तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करते हैं, वही काम करेंगे, हम इसके अंदर दो वेव्स लेके चलेंगे जिनका पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के उसमें वो अपना एंगल बना रहे होंगे। उसके बेस पे हमें उसका सुपर पोजिशन देखना है। एंगल आपको पता ही चल गया, अल्फा माइनस अल्फा 2 के बीच का उनका एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें बेटा लिख लीजिएगा जो इसके अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये हमें बतानी पड़ेगी। उसके अंदर लेंथी पेपर रहेगा ये आपका, क्योंकि इसके अंदर अगर मेंशन नहीं किया हुआ और लॉन्ग मार्क्स का है, ये 9 मार्क्स का समथिंग इस तरीके से आ जाता है, तो उसको करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया हुआ है, देखो आपने ये एक एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो लिया हुआ है, ये अपना ओरिजिन हो गया। इसके अंदर मैंने OP1 माना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 है, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है ये ओमेगा टी प्लस में अल्फा 1 फेज बना, मतलब अल्फा 1 इसका फेज है और ये इतना एंगल बना के चलता है, ठीक है। इस तरीके से हमने OP2 माना हुआ है जो कि आपका A2 एम्पलीट्यूड के साथ जा रहा था, और एंगल कितना बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है x2, और ये कितना है आपका ओमेगा टी प्लस में अल्फा 2 आपका फेज हो गया, ठीक है। अल्फा 2 फेज है, ठीक है, ये पूरा एंगल है, ये फेज है। अब इन दोनों के बीच का जो है वो आपका बीटा हो गया। अब हमें पता है ये आपका A2 एम्पलीट्यूड से है, ये A1 एम्पलीट्यूड से है, हमें इसका रिजल्टेंट बनाना है। तो इस तरीके की चीज के रिजल्टेंट के लिए हम इसका एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करके बनाए, तो ये हमारे पास OP1 P2 ये हमारे पास O, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हमें क्या करना है, अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है तो हम इसके अंदर यहाँ से, क्योंकि ये वाली चीज जितना P1 का डिस्टेंस है उतना ही P2 का भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा जा रहा है तो ये हमारा एम्पलीट्यूड A हो गया, ठीक है। तो हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग अब चीजें दिखानी होगी। तो हमें पता है कि यहाँ से अगर ये जा रहा था तो ये अपना जो OP1 है ये कितना आपका उस पे एंगल पे था, ओमेगा टी प्लस में अल्फा 1 के उसमें था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का हमने क्यू भी एक मान लिया और एक राइट एंगल ट्रेंगल जो है वो इसमें फॉर्म कर लिया अपना, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के और पी को थोड़ा सा उस पे करके तो ये हमारे पास एंगल बन गया राइट एंगल, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है POQ, ये जो पूरा कंप्लीट बना है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। यहाँ से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पी के ऊपर अपना है। तो ये कहता है कि अगर इस तरीके से है तो हमें वहां से पता है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 जो है हमारा एंगल बनेगा अपना, जो इनका PP1 के बीच में और PP2 के बीच में जो होगा रिजल्टेंट के साथ में, वो इतना एंगल बन रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये एंगल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया A2 cos अल्फा और ये A2 sin अल्फा अपने पास आ गया। हमें जस्ट क्या करना है, इनके ही एम्पलीट्यूड को बताना था। इनका एम्पलीट्यूड बताएंगे तो इधर से तो A1 एम्पलीट्यूड है और इधर से क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो गया A1 और ये A2 cos अल्फा हो गया, और इधर से देखेंगे तो ये कितना है A2 sin अल्फा है। तो हमें तो इसका रिजल्टेंट अगर चाहिए A चाहिए तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू A इसका साइड का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल यही कहती है ना, पाइथागोरस थ्योरम में तो लगती है उसके ऊपर, ठीक है। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर। तो ये सपोज आपके पास A था, ये B है और ये कितना है C है। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर हो जाएगा। वही हमने लिया है, C का स्क्वायर इधर आ गया यानी कि A का स्क्वायर, यहाँ A1 प्लस A2 का cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में A2 sin अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करके हमारे पास ये डिटेल आ गई। अब ये तो हमारे पास एम्पलीट्यूड निकला है, जैसा कि हमारे पास कैसा निकला था एनालिटिकल जब हमने किया था तब निकला था। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर उसका फेज भी तो निकालना था। तो फेज के लिए हमने ये मान लिया कि ये जो टोटल चल रहा है वो थोड़ा डेल एंगल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें चल रहा था, ठीक है। तो डेल हमारे पास कितना हो गया, बीटा प्लस में अल्फा 1। तो टेंजेंट डेल किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट बीटा प्लस में अल्फा 1, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, टेंजेंट A प्लस बी का कितना होता है, टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट A टेंजेंट B होता है। यहाँ पे हमने इनकी सबकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। टेंजेंट बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये थी, ठीक है। तो टेंजेंट डेल किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे बीटा हमें पता है और अल्फा कितना है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके लिए क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये आ गई, ठीक है। जो कि हमारी कैसी थी, जैसी हमारी पीछे हमने किसके केस में, इसके केस में एनालिटिकल के केस में दे रखी थी, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया है तो जस्ट इस फैक्टर को लर्न करें, ठीक है। इस फैक्टर को लर्न करने के बाद बीटा की वैल्यू को लर्न करनी है और जस्ट आपने जो एनालिटिकल में ऊपर निकाला था वो यहाँ पे लिख के आ जाना। अगर नहीं आ रहा है समझ में इसको, ठीक है, तो वो ऊपर लिख के आ जाना, बिल्कुल छोटा सा। सिर्फ हमें ग्राफिकल मेथड में सिर्फ ये पेज करके आना है, ठीक है, जो कि हम पीछे एनालिटिकल के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो जस्ट आपको वो टर्म ही उठा के यहाँ लिखनी है। सिर्फ ध्यान रखना है तो इनको रखना है और ये जो बीच का इन दोनों जो आपकी ग्राफ्स हैं, इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान में रखना है। और सिर्फ ये डेल यहाँ पे निकलेगा, बीटा हम यहाँ पे नहीं कर सकते, जो हमने पीछे उसमें जैसे एक और एंगल थीटा के फॉर्म में लिया था, हम यहाँ पे बीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल, क्योंकि हम जो एंगल निकाल रहे हैं वो पी और क्यू के बीच में, राइट एंगल ट्रायंगल आपने यही लिया है तो इसी के बीच का बीटा एंगल ही निकलेगा, ठीक है। तो बीटा उसमें है लेकिन हमें टोटल उसमें करना है। तो टोटल कैसे निकलेगा, इस एंगल को ऐड करके निकाला है आपने, ठीक है। टोटल कैसे, इस एंगल को ऐड करके ये पूरा एंगल आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल अगर अपना है तो उसको हमने डेल के नाम से, तो टोटल रिजल्टेंट शिफ्ट तो इसी से ही दिया जाएगा ना। ये जो अपना OP आया है तो वो नीचे से कितना शिफ्ट एंगल वो हो रहा है वो अपना डेल्टा हो गया, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा हो गया, जो मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया है, ठीक है। और जस्ट हमने इसको वैल्यू पुट करके ही पूरा एज इट इज सॉल्व कर दिया। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। और अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा होगा आपका, ये ऑसिलेशंस हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, जिसको हम बीट्स बोलेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप यहाँ तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो वो टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।